नमस्कार, मैं राकेश चंदानिया एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों, विज्ञान या फिर कहें कि विशेष ज्ञान के बगैर मानव विकास ना पहले संभव था, ना आगे इसके बिना कल्पना की जा सकती है। आज के अंक में भी हम विज्ञान की उपलब्धियों से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। जैसे क्या उपवास से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, कैसे ब्लैक होल को समझने में मदद कर रहा है भारतीय विज्ञान, और क्या है मानव विकास में मैप यानी नक्शे का योगदान। तो शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। उपवास भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा तो है ही, साथ ही विभिन्न धर्मों में अलग अलग तरह से उपवास और फास्ट का चलन देखने को मिलता है। मॉडर्न युग में लोगों को वजन घटाने के लिए भी फास्टिंग की सलाह दी जाती है। इसके कई धार्मिक और सामाजिक लाभ गिनाए जाते हैं। लेकिन क्या व्रत हमेशा शरीर के लिए फायदेमंद होता है या इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं? आपको यही बता रही है हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। समय जितना भी बदल गया हो, भारतीय परिवारों में उपवास यानी व्रत की परंपरा जरूर देखने को मिल जाती है। हर धार्मिक मौके से व्रत जुड़ा हुआ है। कुछ ज्यादा पारंपरिक लोग तो नियमित उपवास करते हैं, वहीं जो नई पीढ़ी है उसमें वजन घटाने को लेकर फास्टिंग और डाइटिंग का चलन बढ़ा है। धार्मिक लोगों से पूछो तो वो उपवास के न जाने कितने फायदे गिना देते हैं। तो क्या नियमित उपवास से सिर्फ लाभ ही होता है या इसके कुछ नुकसान भी हैं? अब ये शोध का विषय है, यानी वैज्ञानिक तथ्य। शोधकर्ताओं ने अब इसकी पड़ताल की है, जिसके नतीजे मशहूर विज्ञान पत्रिका नेचर मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित किए गए हैं। एक ताजा अध्ययन में शोधकर्ताओं ने लंबे उपवास के दौरान शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले आणविक परिवर्तनों पर बारीकी से नजर रखी। पाया गया कि उपवास से स्वास्थ्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। पहली बार उपवास पर किए गए इस गहन शोध के लिए 12 लोगों को लगातार 7 दिन तक उपवास कराया गया। इस दौरान उन्हें सिर्फ पानी पीने की अनुमति थी। रोजाना उनके शरीर के लगभग 3000 विभिन्न रक्त प्रोटीनों में हो रहे परिवर्तनों को मापा गया। देखा गया कि उपवास के पहले कुछ दिनों में ही शरीर ने ऊर्जा हासिल करने का अपना स्रोत बदल लिया था और ग्लूकोज की बजाय संग्रहित वसा का उपयोग शुरू कर दिया था। नतीजतन पूरे सप्ताह प्रतिभागियों का वजन औसतन 5.7 किलोग्राम कम हुआ। साथ ही शोधकर्ताओं ने पाया कि पहले 2 दिनों में रक्त प्रोटीन के स्तर में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तीसरे दिन से सैकड़ों प्रोटीन के स्तर में काफी उतार चढ़ाव हुआ। इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव जांचा गया तो पता चला कि 3 दिनों से अधिक समय तक भोजन न करने के कारण प्लाज्मा में स्विच एसोसिएटेड प्रोटीन 70 का स्तर घट गया था, जो रूमेटिक आर्थराइटिस का जोखिम कम करता है। हृदय धमनी से जुड़े हाइपोक्सिया अपरेगुलेटेड 1 प्रोटीन के स्तर में भी कमी देखी गई, जो हृदय को तंदुरुस्त रखने में मददगार हो सकता है। लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक परिणाम भी दिखे, जैसे शरीर में थक्का जमाने वाले कारक 11 में वृद्धि देखी गई, जो थ्रोम्बोसिस होने का खतरा बढ़ाता है। कुल मिलाकर इस अध्ययन से ये पता चलता है कि उपवास करने के फायदे भी हैं और नुकसान भी। बिना सोचे समझे या सिर्फ फायदों के बारे में सोचकर उपवास करना आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उपवास से पहले अपने शरीर की क्षमताओं के बारे में जरूर जान लें। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोजे गए ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम का अध्ययन किया। आईआईटी गुवाहाटी, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, इसरो, मुंबई विश्वविद्यालय और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे संस्थानों के समन्वय में किए गए इस अध्ययन में भारत की पहली समर्पित खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट का इस्तेमाल किया गया है। क्या रहे नतीजे, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
ब्रह्मांड की रहस्यमय दुनिया में भी एक बड़ा रहस्य ब्लैक होल्स, जिसे लेकर दुनिया भर के खगोल विज्ञानी दशकों से रिसर्च करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ब्लैक होल का पूरा सच सामने नहीं आ सका है। ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण की गहनता के चलते प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगें भी गुम हो जाती हैं। यानी इसमें जो कुछ भी गया वो बाहर नहीं आ सकता। ब्लैक होल बनता कैसे है? तो अभी तक के अध्ययनों के मुताबिक जब कोई बड़ा तारा अपना जीवन काल पूरा कर ढह जाता है तो वो अंतरिक्ष में भंवरनुमा स्थिति पैदा करता है और अपने आसपास के द्रव्यमान को भी निगल जाता है, या यूं कहें उसकी रेंज में आने वाला हर पदार्थ उस भंवर में डूब जाता है। और इस प्रक्रिया में गिरने वाला पदार्थ घर्षण के चलते गर्म होने पर ब्लैक होल के पास एक डिस्क नुमा विद्युत चुंबकीय विकिरण पैदा करता है, जिससे ब्लैक होल का अनुमान लगाया जाता है। इस तरह के कई ब्लैक होल्स बाइनरी सिस्टम का पता लगाया जा चुका है, जिनका लगातार अध्ययन भी चल रहा है। इसी दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर, मुंबई विश्वविद्यालय और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के शोध दल के साथ मिलकर हाल ही में खोजे गए ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम स्विफ्ट J172.81613 का एक नया अध्ययन किया है। शोधकर्ताओं ने इसके लिए भारत की पहली समर्पित स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट का उपयोग किया। One of the most fascinating results that we report in this discovery is that the photons are coming at very high energies, which is quasi-periodic in nature. That means these photons are coming from the very close to the black hole, and these photons carries the information about the space-time geometry around the black hole. This is a very unique features that we discovered. भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार ब्लैक होल डिस्क में उच्च ऊर्जा पर एक्स-रे फोटोन का अध्ययन किया है, जो ब्लैक होल के मजबूत गुरुत्वाकर्षण के निशान डिकोड करने में मदद करते हैं। This work, what we basically did is that we detect the QPOs, that is the quasi-periodic oscillations. So it is basically some kind of oscillation which is not exactly periodic in nature; it is aperiodic. Now, what is the important of this kind of feature is that in black hole X-ray binary systems, we really do not know what exactly the properties of black hole, because nothing can escape from it. So we need to rely on the surrounding system, the accretion disk so-called, that we call the accretion disk. Now we detect the QPOs up to very high energy, and the importance is that at that high energy what is going on surrounding the black hole. भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा किया गया ये अध्ययन खगोल विज्ञान के लिए काफी महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। इस अध्ययन के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय साइंस जर्नल नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित किए गए हैं। मानचित्र या मैप एक ऐसा प्रतीक जो किसी देश, विशेष स्थान, यहां तक कि घर और परिवहन प्रणाली की सटीक जानकारी हमें देता है। आज हर चीज का वास्तविक और डिजिटल दोनों तरह का मैप उपलब्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी को आसान बनाने वाली इस कला की शुरुआत कैसे हुई? मानव ने कैसे मानचित्र की जरूरत को समझा, यही बता रही है आज की माइलस्टोन इन्वेंशन स्टोरी। आजकल कहीं आना जाना कितना आसान हो गया है। बस गूगल मैप पर लोकेशन डालो और रास्ता आपके सामने। कितनी ही कुरियर और टैक्सी सर्विसेज अब इसी डिजिटल मैप आधारित जियोस्पेशियल तकनीक के सहारे काम कर रही हैं। लेकिन देखा जाए तो इसकी शुरुआत भी उन्हीं मानचित्रों से हुई है जिन्हें हम किताबों और चार्ट में देखते पढ़ते आए थे। अब जिन देश विदेश और क्षेत्र विशेष के मानचित्र हमने देखे थे, उनकी भी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी। तो चलिए आज हम यही जानते हैं कि मानचित्र बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई। किसी भी स्थान की फिजिकल स्थिति और वहां उपलब्ध चीजों को एक समतल सतह पर रेखांकित करना मानचित्रण है,
जिसे देखकर उस स्थान के आकार, दूरियों, भौगोलिक स्थिति और मौजूद सभी विशेषताओं का अंदाजा हो जाए। मानचित्रण की शुरुआत कब से हुई, इसका प्रमाणिक सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन ये मानना पड़ेगा जब मानव ने एक जगह रहना शुरू किया तो उसे अपने घर का रास्ता तलाशने, शिकार या दूसरे स्थानों तक पहुंचने के लिए खास पहचान और निशान की जरूरत पड़ी होगी। उसने शुरुआत चिन्हों से की और उन्हें याद रखा, जिन्हें मानसिक मानचित्र कह सकते हैं। फिर उन्हीं चिन्हों को गुफाओं और पत्थरों पर उकेरना शुरू कर दिया, जिसके प्रमाण भी मिलते हैं। यही शुरुआती मानचित्र थे। इन मानचित्रों को और सटीक बनाया समुद्री यात्राओं ने, जब मानव ने दिशा ज्ञान का भी उपयोग किया। मानव ने अपने अनुभव को दूसरे मानवों और अगली पीढ़ी के लिए नक्शों के रूप में छोड़ना शुरू किया और यही भूगोल बन गया। सबसे पहले ज्ञात मानचित्र लगभग 17,000 ईसा पूर्व के हैं, जिनमें तारामंडल, पर्वत, नदियां और अन्य भौतिक संकेत शामिल हैं। 600 ईसा पूर्व में बेबीलोनियन वर्ल्ड मैप बनाया गया था, जिसे पृथ्वी का पहला चित्रण माना जाता है। देखा जाए तो बेबीलोन ने सटीक सर्वेक्षण और चित्रण में अपना अहम योगदान दिया। वहीं फोनीशिया समुद्री यात्राओं के वर्णन में अग्रणी रहे। यूनानियों और रोमन जिज्ञासुओं ने मानचित्रण के लिए कागज का उपयोग शुरू किया। ईसवी सन में इन मानचित्रों का विस्तार होना शुरू हुआ और उनमें एक रूपता आई। इसका उदाहरण है 90 से 168 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलेमी द्वारा लिखा गया गाइड टू जियोग्राफी ग्रंथ। इसके 8 खंडों में दुनिया के लगभग 8,000 स्थानों का नाम और अनुमानित दिशा ज्ञान शामिल था। अरब दुनिया में भी इस पर काम हो रहा था। यहाँ अल इदरीसी ने कई उत्कृष्ट विश्व मानचित्र और भौगोलिक पुस्तकें तैयार की। टॉलेमी ने भूगोल में गणितीय नियम लागू कर भौगोलिक समझ को और पुख्ता कर दिया। छापे खाने की खोज और महाद्वीपों की पहचान ने मानचित्रण के विकास में तेजी लाने का काम किया। इसके बाद आधुनिक युग ने मानचित्रों की प्रामाणिकता को सटीक करने में बहुत मदद की। नई खोज, नई तकनीक आती रही। उपग्रहों ने सर्वेक्षण को आसान बना दिया। 2D से होता हुआ मानचित्रण अब 3D और डिजिटल प्रारूप तक का सफर तय कर चुका है, जिनके आधार पर भविष्य के बदलाव भी चिन्हित किए जा सकते हैं। साथ ही बेहतर विकास योजनाओं की नीतियां तय की जा रही हैं। तो इस पूरे विकास का श्रेय उस पहले मानव को जाता है, जिसने रास्ते तय करने के लिए पहला निशान लगाया होगा। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। आर्कियोलॉजिस्ट ने नीदरलैंड के स्विफ्टरबैंड नामक स्थान पर उत्तरी यूरोप में सबसे पहले पालतू पशुओं के झुंड के प्रमाण खोजे हैं। शोधकर्ताओं ने उत्तरी यूरोप में खेती की शुरुआत की जांच की और पाया कि न केवल ये सबसे पहले ज्ञात घरेलू मवेशी हैं, बल्कि इनका प्रबंधन भी बहुत खास तरीकों से किया जाता था। इस क्षेत्र के डच हिस्से में पशुपालन की शुरुआत के समय और चरित्र का अध्ययन ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय में एक परियोजना के तहत किया गया है। इस अध्ययन की मुख्य लेखिका डॉक्टर नेथली ब्रुसगार्ड कहती हैं कि अब तक सबसे शुरुआती स्पष्ट प्रमाण 4000 ईसा पूर्व के आसपास माने जाते थे। इस नए अध्ययन के नतीजे हमें बताते हैं कि इस क्षेत्र में न केवल इस अनुमान से पहले ही किसान थे, बल्कि वो अपने पशुओं का प्रबंधन खास तरीकों से कर रहे थे। ये शुरुआती किसान इस बदलते एनवायरनमेंट में पशुधन का प्रबंधन करने के बारे में पूर्ण रूप से जानकार थे। इस अध्ययन के परिणाम एंटीक्विटी पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। पृथ्वी पर सबसे कीमती संसाधनों में से एक है पानी, जो ग्रह के निर्माण और विकास के बीच अपनी कहानी कहता है। वैज्ञानिकों ने अब पता लगाया है कि पृथ्वी को जीवन के लिए जरूरी अपना सबसे कीमती संसाधन कब मिला। शोधकर्ताओं ने पाया कि पृथ्वी पर पानी लगभग 4 बिलियन साल पहले दिखाई दिया था। ये समय रेखा पहले से अनुमानित समय से करीब 500 मिलियन साल पहले की मानी गई है। कर्टिन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंसेज और UA
UAE के खलीफा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मध्य पश्चिम क्षेत्र में जैक हिल्स से प्राचीन क्रिस्टल का एनालिसिस किया। उन्होंने जिरकोन के छोटे क्रिस्टल की उम्र और ऑक्सीजन आइसोटॉप की जांच की। ये निष्कर्ष पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण कदम है और जीवन की उत्पत्ति के बारे में आगे की खोज के लिए दरवाजे खोलता है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।